नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 7,177 नए केस सामने आए और इन आंकड़ों को मिलाकर के मौजूदा समय में 42,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज प्रदेश में हो गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करने की बात कर रही है, सख्ती भी बढ़ा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार बढ़ते इन आंकड़ों पर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले पर सरकार के दावों को फेल बताते हुए हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने यह कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की ये नाकामी और लापरवाही से प्रदेशवासियों के सामने घोर संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा के अलग अलग स्थानों से स्वास्थ्य सेवाओं के ध्वस्त होने की जो खबरें सामने आ रही हैं, वो दिल को झकझोर रही हैं। अगर सरकार ने पिछले एक साल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया होता तो आज लोग अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए दर दर न भटक रहे होते। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है पूरे देश भर में, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है हरियाणा में, और कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा, उन्होंने ट्वीट करके ये निशाना साधा है कि हरियाणा की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस वजह से क्या कुछ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर कुमारी सैलजा ने सरकार पर सवाल उठाए? जी बिल्कुल, देखिए जो इस समय कोरोना संक्रमण देश के साथ साथ हरियाणा में जो है लगातार उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जो पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो नए जो केस हैं वो इस समय हरियाणा में जो पिछले 24 घंटे में 7177 नए केस जो सामने आए, और वहीं जो 42,217 जो इस समय इनकी गिनती एक्टिव केसों की प्रदेश में होगी। जिस तरह लगातार जो इजाफा हो रहा है टेस्टिंग में, अगर जिस तरह टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है तो उसी तरह जो है कोरोना केस जो है हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। 43,883 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें से जो है 42,217 इस समय आंकड़ा हरियाणा प्रदेश में एक्टिव केसों का है, और उसमें से 7177 नए जो केस हैं वो सामने है। गुरुग्राम में जो है जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। 2401 का आंकड़ा सिर्फ गुड़गांव जिले में जो है आर्थिक राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है उसमें हो गया। तो इस तरह जो लगातार जो हरियाणा प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और वहीं सरकार का ये दावा है कि कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए और मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए काफी एहतियात बरती जा रही है, और अस्पतालों में पर्याप्त बेड और वैक्सीनेशन का जिस तरह काम चल रहा है उसमें पर्याप्त वैक्सीनेशन प्रदेश में मौजूद है, और वहीं दवाइयों की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और डॉक्टर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और जो स्वास्थ्य सेवाएं वो हरियाणा में बेहतर है। तो इन सरकार के दावों पर नेता जो विपक्ष है, जो विपक्ष ने हमला बोलते हुए इन दावों को जो है बेबुनियाद करार देते हुए कहा, कुमारी सैलजा ने, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं भी कई जगह पर बेड जो है तो मरीजों को नहीं मिल रहे हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वहीं जो दवाई जो है वो उचित समय पर नहीं मिली। टेस्टिंग में भी जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन जो दी जा रही है प्रदेश की जनता में, तो उसको उस वैक्सीनेशन की भी जो है उन्होंने कमी बताई है। तो जो उन्होंने जो सरकार के जजपा और बीजेपी सरकार है उसको दावे को जो है उस सिरे से नकारते हुए खोखला साबित बताया है। जी अभिषेक, वहीं अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके बारे में फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए
कल जो है नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी जो धर्मपत्नी है आशा हुड्डा वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो अब लगातार जो है इसमें कोरोना संक्रमण जो है प्रदेश में पैर पसार रहा है और अन्य जो राज्य हैं या कहीं पूरे भारत में जिस तरह लगातार इसमें इजाफा हो रहा है तो उसी तरह जो है हरियाणा प्रदेश में भी जो है इसके जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार समय समय पर अपील कर रही है जनता से, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बचाव है और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूरी है। तो कहीं लापरवाही बरतने से गुरेज करने के लिए जो है हरियाणा सरकार समय समय पर जनता से अपील कर रही है और वहीं जो है कठोर कदम भी उठा रही है। अगर सरकार के जो एसओपीज जो है वो गाइडलाइंस जो है उनको नहीं अगर जनता मानती है तो उसके लिए जिला लेवल पे जो प्रशासन है उसको सख्त कदम उठाने के लिए भी जो है सरकार की ओर से कहा गया। और वहीं लॉकडाउन से साफ तौर पे अभी विचार नहीं करी है सरकार। ये सरकार का दावा है कि किसी भी तरह का भी लॉकडाउन जो है प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा और लेकिन एहतियात के तौर पर जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया गया है और वैक्सीनेशन में जो है इजाफा किया गया है। और ये अप्रैल का जो महीना है पूरा ये वैक्सीनेशन का एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत 35 लाख का जो आंकड़ा है वो इस बार पार करना है हरियाणा सरकार को। प्रदेश में जो है 35 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरह के जो तमाम एहतियात सरकार की ओर से बरते जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कोरोना संक्रमण जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार इजाफा प्रदेश में इन आंकड़ों में क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं मरीजों को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है और खासतौर पर अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस लगातार सवाल उठा ही रही है, लेकिन इनेलो नेता ने भी एक बड़ा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया है। जो मेडिकल के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कोरोना से बचाव के लिए उसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी सरकार पर लग चुका है। जी बिल्कुल, देखिए अभी शनिवार को जो इनेलो के बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला उन्होंने ये कहा कि जो कई तरह के उन्होंने घोटालों का जिक्र किया और वहीं इसमें उन्होंने कोरोना काल में जो पीपीई किट जो खरीदी गई थी और वहीं जो दवाइयां खरीदी गई थी उसमें उन्होंने एक बड़ा घोटाला का जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर सरकार अन्य जो घोटाले हुए हैं उनका सार्वजनिक नहीं कर रही रिपोर्ट, लेकिन इसकी अगर एक बार जांच अगर करवाती है कोरोना काल में जो पीपीई किट जो लाखों की संख्या में खरीदी गई थी उसमें जो उनकी ओर से जो पीपीई किट खरीदी गई थी वो लगभग 300 रुपए के करीब खरीदी गई थी और जो सरकार खरीदी वो लगभग 1150 का। तो ये जो इसमें जो गैप है रेट में तो ये काफी बड़ा उन्होंने कहा कि ये घोटाला साबित हो सकता है और इसकी आंच जो कई बड़े नेता हैं या स्वास्थ्य जो विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उन तक जो है इसकी आंच पहुंच सकती है। तो इस तरह का उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार जो है कोरोना काल में और कोरोना की लड़ाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो एहतियात के तौर पर जो ये पीपीई किट और जो दवाइयां हैं इसमें जो है सामने आ सकता है बड़ा एक घोटाला। जी अभिषेक, लेकिन हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों की नाराजगी झेल सकता हूं लेकिन लाशें नहीं देख सकता। तो ऐसे में क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है फिलहाल कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने समय समय पर सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो लॉकडाउन या जो नाइट कर्फ्यू का जो हरियाणा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रखा गया है उसमें जो है बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि उसमें 2 साल तक अगर ये नाइट कर्फ्यू में अगर कोई तोड़ता हुआ पाया जाता है और बिना कारण घूमता हुआ पाया जाता है उसके लिए 2 साल तक का भी जो है सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये सख्ती जरूर बरती जाएगी, जो मास्क नहीं लेगा उसे जुर्माना वसूला जाएगा। तो उन्होंने ये साफ कहा है कि सख्ती अब हरियाणा प्रशासन जो है हरियाणा सरकार सख्ती बरतेगी, क्योंकि वो जो जिस तरह कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो नाराजगी जरूर जनता की झेल सकते हैं, लेकिन वो जो लाशें हैं या फिर जो संख्या जो है बढ़ोतरी जिसमें मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। तो इसको लेकर आगे के जो समय जो आएगा उसमें सख्ती बढ़ाई जाएगी और जो लॉकडाउन और इस तरह की और जो बड़े जो फैसले हैं वो भविष्य की स्थिति को देखते हुए लागू किए जा सकते हैं या उस पर विचार किया जा सकता है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से व्यवस्था को मजबूत करने का काम भी चल रहा है। दिल्ली में अगले कुछ ही दिनों में राधा स्वामी व्यास प्रांगण में 5000 और कोरोना के बेड जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे।
ऐसी बात कही जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बारे में बताया कि अगले 2 दिन में ऑक्सीजन का नया प्लांट भी शुरू हो जाएगा। खपत के मद्देनजर केंद्र सरकार से भी ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं डीआरडीओ के बनाए गए कोविड सेंटर में गंभीर मरीजों के लिए 500 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। आज से 250 बेड पर इलाज शुरू भी हो जाएगा। दिल्ली में किसी भी कोरोना के मरीज को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इस तरीके के दावे दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से लगातार इस तरीके से अस्पतालों के जाकर के जो अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं वहां पर निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। जिसमें से 500 बेड्स तो कल शाम या परसों तक शुरू हो जाने चाहिए और उसके बाद पूरे 5000 बेड्स अगले कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें लगातार बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन मेंटेन की जा सके पेशेंट्स की और जहाँ और केयर की जा सके। तो यहाँ मेडिकल स्टाफ भी रहेगा, साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था भी रहेगी और डॉक्टर्स भी लगातार रहेंगे। साथ ही इस हॉस्पिटल ये जितना भी यहाँ 5000 पेशेंट्स रहेंगे उनको पास के हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। इसके अलावा डीआरडीओ का जो सेंटर रहेगा उसमें भी यहाँ से अगर क्रिटिकल केयर होती है तो वहाँ भी भेजा जा सकता है। कितने अस्पतालों को अटैच किया गया इसके साथ? नहीं, अभी तो मेन तो एक ही अस्पताल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और जैसे जैसे आगे परिस्थिति बदलेगी वैसे वैसे इस बारे में डिसीजन लिए जाते रहेंगे। लेवल पर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी, क्या क्या सुविधाएं रख रहे हैं, वो कितनी हेल्पफुल साबित होगी सरकार के लिए? यहाँ पर किसी भी मरीज को जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है उसको लाके ऑक्सीजन के लिए रखा जा सकेगा, उसको थोड़ा सा केयर दी जा सकेगी, दवाइयाँ दी जा सकेंगी उसको कोई टेस्ट कराए जाने होंगे टेस्ट कराए जा सकेंगे उसको यहाँ से। और अगर यहाँ से उसको क्रिटिकल केयर में ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ एम्बुलेंस रहेगी, सीधे उठा के उसको ले जा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? किस तरीके से जो इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रही है दिल्ली सरकार? कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि बात करें राजा संसद व्यास की तो वहां पर भी कहीं ना कहीं 5000 बेड बनाए जा रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है। लोगों को जो बेड की संख्या कम हो रही है उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की कोशिशों की, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जनता से अपील भी की जा रही है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया, वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया, मगर फिर भी आंकड़े जो है वो फिर भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 25,000 से ज्यादा के आंकड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर खड़ा करता है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। हर अस्पताल के अंदर मूवमेंट की जा रही है, रात देर में जाकर चेकिंग की जाती है ताकि कई अस्पतालों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जा रही हो, मरीजों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती हो। मगर यहाँ तक कि अंदर जाकर, यानी कि जो कोविड मरीज है उनके पास भी जाकर उनको वो पूछताछ करते हैं कि आप लोगों को सुविधाएं किस तरह की मिल रही है, इलाज किस तरीके का मिलता है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की जो जानकारी की, यानी कोशिश की, तो बिल्कुल साफ है दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। यहाँ तक केंद्र सरकार से भी अपील करती नजर आ रही है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको पूरा कराया जाए, जो दिक्कतें आ रही है उसको भी कम किया जाए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद मिल रही है और खुद दिल्ली सरकार की जो ऑक्सीजन जो प्लांट है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा, एक और प्लांट को। मगर लगातार दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 25,000 से ज्यादा के आंकड़े वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसीलिए आज जो सुबह 6 बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ था वो भी खत्म हो चुका है। मगर अब व्यापारी जो है वो खुद अपने आप को जागरूक हो रहे हैं, यहाँ तक कि खुद अपने आप को मार्केटें बंद कर रहे हैं और कई मार्केटों को बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है कि हम 1 हफ्ते के लिए और इस कर्फ्यू को बढ़ाएंगे। वो अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इससे साथ जाहिर है, कहीं ना कहीं सरकार का साथ देने की कोशिश कर रही है और कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी कहीं ना कहीं लोगों का जो समर्थन है, लोगों में डर है, वो अब सामने आ रहा है। जो लोग बेखौफ हो चुके थे, बेपरवाह हो चुके थे, अब कहीं ना कहीं ये बात समझ आ रही है लोगों को कि ये कोरोना का जो खतरा है, कोरोना महामारी है, ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लोगों की, तो लोगों के अंदर अब बिल्कुल डर लगता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 24,000 25,000 के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए लोगों के अंदर अब डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसीलिए
जो करोल बाग के व्यापारी हैं उन्होंने अपनी मार्केटें बंद करने का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि एक हफ्ते के लिए अगर उसमें भी कंट्रोल नहीं होता तो वो और ज्यादा 15 दिन के लिए भी अपनी दुकानें बंद करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि सदर बाजार के जो व्यापारी है वो भी अपनी दुकानें बंद करने के लिए तैयार है। मगर उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो डर बैठा लोगों के दिलों में, अगर ये डर पहले बैठता तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी नहीं भयावह होती और कहीं ना कहीं इतनी डरावनी नहीं होती। मगर हाँ, अब सब जरूर समझ में आ रहा है जनता को कि कोरोना वायरस कितना डेंजर हो चुका है और किस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है। उसकी रफ्तार को तोड़ने के लिए अब सरकार का सहयोग देते हुए व्यापारी भी नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि लोग भी नजर आ रहे हैं। जी राजीव, लेकिन जो बात कही गई डिप्टी सीएम की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। उस बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरीके से की जा रही है उन तक? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की तरफ से कुछ ही घंटों की अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन बची हुई है, मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए नया प्लांट जो शुरू किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर है, एनजीओ है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और लगातार दी भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है जनता के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी और सरकारों के द्वारा भी। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं मिल पाई है कि जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जाए। मगर हाँ, दिल्ली सरकार ने जो नया प्लांट स्टार्ट करने जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से वेंटिलेटर की बेड की बात करें वो भी कम हो रहे थे, मगर उसको भी अब बढ़ाया जा रहा है लगातार। कहते हैं होटलों के अंदर, प्राइवेट सेक्टरों के अंदर, यहाँ तक कि शादी समारोह की जो जगह होती है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके अंदर भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरीके से राधा सत्संग स्वामी विलास के अंदर भी बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लगभग दिल्ली के अंदर लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर लगभग 5 से 6 हजार बेड और मुहैया कराए जाएंगे और लगभग हर अस्पताल के अंदर पूर्ति की जाएगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो, यहाँ तक कि वेंटिलेटर बेड की कमी ना हो, नॉर्मल बेड की कमी ना हो। मगर हर तरीके से कोशिश जरूर स्थिति को संभालने की जा रही है। मगर देखना होगा कि जनता जिस तरीके से सहयोग देती हुई नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत देरी जरूर हो रही है। मगर आज देखना होगा अरविंद केजरीवाल की बैठक भी है जिसके अंदर एलजी से मुलाकात करेंगे और कोशिश की जाएगी आगे की रणनीति क्या होगी, या कंप्लीट लॉकडाउन लगाना है या वीकेंड कर्फ्यू को ही आगे चलाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि राजीव, आप जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ लंबा लॉकडाउन होना चाहिए, वीकेंड लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। तो उसके मद्देनजर ही आज बैठक में यह अहम फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है दिल्ली में। अब देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल खुद बैठक करेंगे और इसमें एलजी साहब से मुलाकात की जाएगी और लगातार कोशिश की जाएगी कि 1 हफ्ते का कम से कम। जी बिल्कुल 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 राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पनवेल स्टेशन पर गोरखपुर के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन में भीड़ की तस्वीरें सामने आने के बाद यहां का नजारा बदल गया है। भारी संख्या में स्टेशन के अंदर और बाहर आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वो अब वहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोरोना नियमों का पालन करवाया जा सके। कंफर्म रिजर्वेशन टिकट के व्यक्ति को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है। जीआरपी के इंस्पेक्टर के मुताबिक सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो पर्याप्त हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि वेटिंग में जिनकी टिकट है, जो यात्री स्टेशन पर आ रहे हैं, अगर रिजर्वेशन की जो टिकट लेकर के लोग आ रहे हैं और उसके बाद जो वेटिंग में है उनको भेजा जा रहा है और पूरी तरह से कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करवाया जा रहा है। पनवेल स्टेशन के अंदर सिर्फ यात्रा करने वालों को ही जाने दिया जा रहा है। जो लोग वहां पर उनके करीबी उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचते हैं उनको वहां से जल्द ही जाने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें रुकने वहां पर नहीं दिया जा रहा है। अभी करंट चल रहे लॉकडाउन के बैकग्राउंड पे पनवेल रेलवे स्टेशन से नॉर्थ इंडिया में जाने वाले काफ़ी सारे पैसेंजर्स पनवेल रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। उनके सुखद यात्रा के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिन में और रात में गोरखपुर एक्सप्रेस, उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस और बदनापुर ऐसे जाने वाली गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है। गाड़ियों के और प्रवासियों के बंदोबस्त के लिए पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन की तरफ से एक पुलिस निरीक्षक, 2 पुलिस उपनिरीक्षक और तकरीबन 30 अमलदार, उसके साथ साथ आरपीएफ की तरफ से 2 पुलिस निरीक्षक, 6 पुलिस उपनिरीक्षक और तकरीबन 40 पुलिस जवान, उसके साथ टिकट चेकिंग के लिए 3 से 4 तक के टिकट चेकर, इतना बंदोबस्त लगाया गया है। बंदोबस्त के दरमियान आने वाले जो प्रवासी है उनके कंफर्म टिकट वाले पहले प्रवासियों को हम पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद वेटिंग टिकट वालों को छोड़ देते हैं। और जो भी बिना टिकट प्रवासी आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिल रही है, तो कुछ पैसेंजर्स बिना टिकट भी आ जाते हैं, तो उनको हम गाइड करके उनको समझा के ब्रीफ करके टिकट कंफर्म करके उसके बाद ही ट्रेन के लिए आने के लिए बताया गया है। और पैसेंजर्स वो मान भी रहे हैं। आने वाले लॉकडाउन में प्रवासियों के या पैसेंजर्स के सुखद यात्रा के लिए पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके की पहले व्यवस्थाएं थी और अब आखिरकार क्यों वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जवानों को तैनात करना पड़ा है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? लॉकडाउन के संकेत दिखे थे, उसके बाद से दिहाड़ी मजदूरी, प्रवासी मजदूरी करने वाले लोग जो है स्टेशनों पर बस स्टॉप पर काफी भीड़ देखी जा रही थी और इसी का एक हिस्सा मुंबई से सटे न्यू मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर था, जहां ठाणे, कल्याण और पनवेल के जो मजदूर थे, प्रवासी थे, वो स्टेशन पर भीड़ लगा रहे थे। लगातार संक्रमण भी इन इलाकों में फैल रहा था और यही वजह था कि रेलवे ने एक अहम भूमिका निभाते हुए गोरखपुर स्टेशन से, लखनऊ स्टेशन से और एक और ट्रेन चलाई है, उसमें कंफर्म और जो पहल जारी है। लगभग यहाँ पर जवान 40 से ज्यादा और 22 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है और जो है कि जो अधिकारी रैंक के होते हैं वो नजर जमाए हुए हैं ताकि जो प्रवासी मजदूर है न हो अपने घर जा सके और संक्रमण की जो लहर है, जो फैल रही है, और सबसे बड़ी बात जो अफवाह फैल रही है उससे भी कहीं न कहीं लोगों ने एक संदेश भेजा जाए। मुरारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों में एक डर लॉकडाउन को लेकर के है और वह वापस जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बन भी चुकी है और उसी के चलते अब इन लोगों को जो जा रहे हैं क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से ये लोग ताकि आसानी से अपने घर तक पहुंच सके? स्टेशन में अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या रेलवे की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर इन लोगों को सुरक्षित इनके सीटों पर ले जाकर के बैठाया जा रहा है। जो ट्रेन से सैनिटाइज किया जा रहा है, बारीकी से इनके आई कार्ड और टिकट चेक किए जा रहे हैं। सभी लोगों को मास्क जो है वो अनिवार्य किया गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे प्रशासन अभी भी इन प्रवासी मजदूरों के लिए इस साल की तरह इस साल भी जागरूक है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है या संक्रमण फैलने की इसे लेकर के काफी गंभीर है। ऐसे में और रेलवे स्टेशनों पर जो स्थिति देखी जा रही है, कह सकते हैं कि शिमला का या बांद्रा टर्मिनस या मुंबई का है, वहाँ पर अभी कोई शिकायत कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से नहीं पहुंची है। लोगों में डर और जो सेकेंड लॉकडाउन है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की और प्रवासियों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन वहीं अगर मुरारी बात की जाए तो जो सुरक्षा बलों के जो जवान वहां पर मौजूद हैं उनके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनको किस तरीके से वो लोग वहां पर कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करवा पा रहे हैं? देखिए, इसलिए लोग लगातार चाह रहे हैं कि जो संक्रमण है उसका फैले उसे किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं उसे देखते हुए जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन जो लोगों की भीड़ कर सकते हैं, जो लोगों की कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का जो डर है वो साफ तौर पर जो है कि देखा जा रहा है और यही वजह है कि जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो रही है। लेकिन रेलवे आरपीएफ की बात करें या मुंबई पुलिस की बात करें, लगातार उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र सरकार को और कई अहम कदम उठाने होंगे। इन हालात बिगड़ सकते हैं, संक्रमण और भी ज्यादा फैल सकता है। जितेंद्र जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से, क्योंकि मुरारी जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में और उसको देखते हुए सख्ती इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जो गैर ज़रूरी जो सेवाएं हैं या जो गैर ज़रूरी काम है उन पर पाबंदी लगा दी गई है और इसी वजह से जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जो प्रवासी मजदूर वहां पर आते हैं उनकी स्थिति भी फिलहाल खराब, क्योंकि रोजी रोटी का कोई काम नहीं उनका चल पा रहा है। तो ऐसे में अब उनको जो वहां पर रहना चाहते हैं, जो लोग अपने घर भी नहीं जाना चाहते, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि उन लोगों को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, भूखा ना मरना पड़े? देखिए, इस समय महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा अस्पताल नुकसान है और महाराष्ट्र सरकार इस समय किसी भी चीज पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। कह सकते हैं कि चाहे हवाई यात्रा हो या रेलवे की यात्रा हो या टिकट हो, ऐसे चीजों पर अंकुश नहीं लगा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गांव निकल रहे हैं। यहाँ रुकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट की मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर
श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। वाहे गुरु